गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी इस क्लास में एक मज़मून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है बहादुर शाह का हाथी। और ये उस वक्त की कहानी है, उस वक्त का मज़मून है जब मुल्क हिंदुस्तान में बहादुर शाह ज़फ़र नाम के मुग़ल बादशाह हुआ करते थे। तो मज़मून कुछ इस तरह है। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुज़रा। यानी कि मौला बख्श एक हाथी था और वो बहुत ही ऊंचा हाथी था। मुसन्निफ़ लिखने वाला कहता है कि ऐसा कभी हाथी मुझे दिखाई नहीं दिया। जब उस पर अम्मारी कसी जाती थी, यानी अम्मारी, यहाँ लफ्ज़ आया है क्या, अम्मारी। अम्मारी का मतलब क्या होता है, हौद। अम्मारी का मतलब क्या होता है, हौद। यानी जब उस पे अंबारी कसी जाती थी, हौद मतलब जिस पे हाथी पे जब अंबारी कसी जाती है यानी हौद कसा जाता है, रखा जाता है, तो उसी पे बैठ के सब सवार होते हैं। जब उस पर अंबारी कसी जाती थी तो वह दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। यानी दिल्ली के किसी भी दरवाजे से वो निकल नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ऊंचा होता था और उसी में और इसकी ऊंचाई बढ़ जाती थी अंबारी की वजह से। वह चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और उसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तोड़वा कर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वह मैअमारी के गुजर जाए। यानी बहादुर शाह ने उस लाहौरी दरवाजे को तोड़वा कर और ऊंचा करवा दिया ताकि मौला बख्श हाथी बिना घुटने मोड़े आराम से बाहर, दिल्ली के बाहर जा सके और अंदर आ सके। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। यानी कि एक सौदागर, यानी बेचने वाला। सौदागर का मतलब क्या होता है, बेचने वाला। मौला बख्श को बेचने ले आया था। उसके फीलबान, यानी यहाँ लफ्ज़ आया है फीलबान। फीलबान मतलब हाथी की हिफाजत करने वाला, यानी कि उसकी देख रेख करने वाला। ठीक है, तो उसके फीलबान बुखारा के एक सैयद थे। बुखारा क्या है, गल्फ़ कंट्रीज़ में शहर है। तो वहाँ के एक सैयद थे उसके फीलबान, यानी उसको हिफाजत करने वाला उसका। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी था। यानी जब हाथी पे बादशाह सवार होता था तो फीलबान उसकी गर्दन की तरफ, यानी कि थोड़ा और आगे बैठता था और बादशाह पीछे। तो बादशाह की तरफ पीठ दिखाना अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए इस काम को सैयद से कराया जाता था। बहादुर शाह ने फीलबान को महावत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। यानी सैयद जो फीलबान था उसको महावत खां का खिताब दिया। यानी महावत खां के खिताब से उनको नवाजा गया और उनको जागीर भी दी गई सूबे की। अच्छा, एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर यानी बेसुध पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दबाकर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला, यानी कि उनको मार डाला। सैयद साहब की बेवह अब वो जब सैयद साहब का इंतकाल हो गया तो उनकी बीवी बेवा हो गई। तो उनकी बीवी बेवा का नन्हा सा बच्चा 2 डेढ़ बरस का उसकी गोद में था। यानी उनका छोटा सा बच्चा भी था 1.5 बरस का। बेचारी खांदू, यानी कि खांदू मतलब शौहर यानी पति के गम में रोती
पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मुए, ले मारने वाले, मुए मतलब मारने वाले, इसको भी मार डाल। यानी अपने बेटे को सामने रख दिया और कहा कि लो इसको भी मार डालो। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। मौला बख्श की मस्ती उस समय तक उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज़ से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता और बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वह फ़ौरन करता। और जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आँख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। यानी कि ये बच्चा उस दिन से छोटे सैयद साहब को मौला बख्श अपना फिलवान मानने लगा और ज़रा भी उससे ओझल होता यानी उसे नहीं दिखाई देता था तो वो दंगा करना शुरू कर देता था। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। यानी छोटे सैयद साहब का नाम क्या था? रहमत अली। ठीक है। तो जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र यानी उसके उम्र के बराबर, हम उम्र यानी उसके उम्र के बराबर, जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र यानी उसके बराबर के बच्चे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, आगे अगले सफ़े पे चलते हैं, तो सैयद साहब जब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो, मौला बख्श यारी दो यानी कि दोस्ती का तोहफा दो। मौला बख्श को गन्ना छील कर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते दे दिया करता था। यानी कि सैयद साहब जिसको कह देते थे, मौला बख्श उस बच्चे को गन्ना छील करके दे देता था। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन वहीं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहीं पे जमा रहते थे, इकट्ठा रहते थे। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चढ़ाई दिलाओ यानी कि ऊपर बैठाने के लिए, ये तो ये अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के के को ऊपर चढ़ा लेता था यानी कि अपने ऊपर बिठा लेता था। जब लड़के ज़्यादा होते और उनमें से कोई कहता, मौला बख्श यारी आओ, तो मौला बख्श गन्ना छील कर सूंड में लेता और तमाम लड़कों की नज़र बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता था। यानी कि तमाम बच्चों में से सबसे नज़र बचा के सीधा उसके पास वो गन्ना फेंक देता था। अब यहाँ पहुँच गए हम लोग। जब चिड़कटा मौला बख्श को रोटी देता तो वह हर निवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बाछ से बाहर निकाल देता था। यहाँ लफ्ज़ आया है चिड़कटा यानी उसकी हिफाजत करने वाला, यानी उसको खाना खिलाने वाला। किसको? मौला बख्श को, यानी कि हाथी को खाना खिलाने वाला या देने वाला चिड़कटा कहा जाता है। तो जब चिड़कटा मौला बख्श को रोटी देता तो वो हर नेवाला लफ्ज़ आया है। नेवाला का मायने क्या होता है? कौर, यानी कि जो हम खाते हैं अपने मुंह में कौर एक बार में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेवाला। तो जब चिड़कटा मौला बख्श को रोटी देता तो वह हर नेवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बाछ से यानी अपने होठों के बीच से, बाछ का मतलब क्या होता है? होठों के बीच से, बाछ मतलब होठ। तो हाथी मौला बख्श अपनी बाछ से बाहर निकाल देता था यानी बचा देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। हाथी को रोटी खिलाया जाता है वो 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको
रोज़ के बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता। गर्ज बेहज़ार यानी कि बहुत कोशिश करने के बाद दिक्कत जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा वह टुकड़ा लेकर भाग जाता था। बच्चे वो टुकड़ा लेकर के उसमें से लेकर के भाग जाते थे। उस वक्त मौला बख्श वह नेवाला खाता था। नेवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा न ले लेता वह रोटी न खाता था। यानी कि जब तक उस रोटी में से कोई भी टुकड़ा वहाँ पे तमाम मौजूद बच्चे एक आध टुकड़े लेकर खा नहीं लेते थे तब तक मौला बख्श उस रोटी को मुंह नहीं लगाता था, यानी उसको नहीं खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था, यानी दोस्ती थी। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आओ, ये सब क्या हैं? ये सब कोड वर्ड हैं। क्या हैं ये सब? ये कोड वर्ड हैं, यानी इनको सिखाया जाता है इस तरीके के से। तो मौला बख्श नक्की आओ यहाँ लिखा है ये। तो मौला बख्श अपना एक पाँव उठा लेता था और वहीं लड़का जब घुटने की कहता यानी कि घुटने के बल आ जाओ, यानी घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता। अगर फील खाना यानी कि जहाँ हाथी रहता है, हाथी के रहने की जगह। अगर फील खाने के किसी आदमी ने बच्चे को धमकाया और वह नक्की मांग कर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा रहता। हरचंद सैयद साहब कहते कि वह बच्चा था, चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे जब उसी लड़के को बुलाकर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वह अपना पाँव ज़मीन पर रखता। यानी कि अगर कोई भी बच्चा कह के चला जाता नक्की आओ या इस तरीके के जो कोड वर्ड होते हैं उनके सिखाए जाते हैं, अगर कह दिया कि पैर उठाने के लिए नक्की आओ तो वो अपना पैर उठाए ही रहता था। कब तक? कि जब तक वही लड़का वापस आके नहीं बोल देता था कि पैर नीचे करने के लिए। तो मौला बख्श जब मौला बख्श अपने गन्ने लाता था और बाज़ार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श नक्की आओ तो मौला बख्श फ़ौरन अपना एक पाँव उठा लेता था, यानी उसको वो अपने ऊपर बिठाने के लिए। चिड़कटा यानी कि जो उसके ऊपर बैठा रहता था उसकी हिफाजत करने वाला चिड़कटा हरचंद कहता कि बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए। जब तक घुटने की वही लड़का न कहे मौला बख्श टस से मस न होता। जब तक वही लड़का घुटने की मौला बख्श को नहीं कह देता था तब तक वो मौला बख्श वहीं खड़े रहता था उसको बैठाने के लिए। तो एक रोज़ फिलवान ने बादशाह से गर्ज की, यानी कि गुजारिश किया कि हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब के माने क्या होता है? हाथियों का भोजन या जानवरों का भोजन, ठीक है। तो मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है, यानी खाते वक्त बच्चों को बांट देता है। पहरे पर हुक्म दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास न आने पाए ताकि वो खाए। चुनांचा बादशाह ने हुक्म दे दिया, इसलिए बादशाह ने हुक्म दे दिया क्या? सुबह को हस्बे मामूल यानी कि रोज़ की तरीके, हस्बे मामूल यानी रोज़ की तरीके, हस्बे मामूल रोज़ के तरीके मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया उनको आने का। जब कोई लड़का न आया तो मौला बख्श ने गन्ने न खाए, उसने गन्ने को खाया ही नहीं। शाम को रातिब न खाया और शाम को रातिब भी नहीं खाया। पानी न पिया और पानी भी नहीं पिया। दूसरा रोज़ गुज़रा। फिलवान ने हर चंद कहा बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ न खाया।
जब तीसरा रोज़ हुआ तो फीलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर ये न खाएगा। मजबूरन मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज़ किया, गुजारिश किया क्या, हुजूर मौला बख्श ने 3 रोज़ से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फ़ौरन बादशाह ने फरमाया, मतलब कहा, फरमाया मतलब कहा, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं, यानी फ़कीर मतलब सबको अपना सब मिल बांट कर खाएं। बादशाह ने कहा कि मैं फ़कीर हूँ और मेरा मौला बख्श भी मेरी तरीके से वो भी फ़कीर है। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को न रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए, यानी कि जब बच्चे आए तब जाकर के मौला बख्श ने अपने से खाना शुरू कर दिया। तो मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था यानी आसपास आता था, रूबरू यानी आसपास आता था, तो दोनों घुटने टेक करके और सर झुकाकर सलाम करता था। उसके मस्तक इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे, यानी कि उसका माथा यानी उसका मस्तक बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर बैठा फीलबान या सैयद साहब दिखाई नहीं देते थे। और जब बादशाह सवार होते थे तो नहायत अदब से सरनगू चलता था। यहाँ लफ्ज़ आया है क्या, सरनगू का मतलब क्या होता है, सर झुका करके। जब उस पर बादशाह सवार होते थे तो सरनगू करके मौला बख्श चलता था। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका सबक रहा। इसमें जो भी मायने आपने बताया या आपको अगर नहीं आते हों, वैसे तो आते होंगे आपको, अगर नहीं आता है तो आप अपने इन मायनों में इजाफ़ा कर लेंगे, यानी अपने उम्मीद करते हैं कि आप अपने रफ़ कॉपी में लिखे होंगे, बाद में उसको अपने फेयर में उतार लेंगे। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।